आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन में 3 बार इंटीग्रेशन होता है। एक, ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन, ये तीसरा वाला इंटीग्रेशन, और यहाँ पर कुछ इक्वेशन होगा जैसा कि एक्स क्यूब जेड वाई स्क्वायर कुछ तो भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड होगा। तो चले सीखे हम आज ट्रिपल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें सॉल्व करने का है 0 to 3 और 0 to x और 0 to x प्लस वाई, और यहाँ पर दिया हुआ है e रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4z, एंड यहाँ पर दिया हुआ है dx dy dz। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये यहाँ पर dx है, dy है और dz है। तो पहले किससे विथ रेस्पेक्ट टू क्या करें? विथ रेस्पेक्ट टू x करे, विथ रेस्पेक्ट टू y करे, या विथ रेस्पेक्ट टू z करे, समझ में नहीं आता है। तो आपको एक आसान सा आइडिया बताता हूँ। आसान सा आइडिया ये देखिए, यहाँ पर z है, यहाँ पर अगर समझो हम z रहते तो ऐसे लिमिट सेलेक्ट करिए जिसमें x और y हो और z ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर क्या है, लिमिट है, और यहाँ पर 0 to x प्लस वाई है। तो z को आप विथ रेस्पेक्ट टू z करोगे तो लिमिट x और y के होने चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0 to 3, 0 to x, और यहाँ पर 0 to x प्लस वाई ई रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4z, एंड विथ रेस्पेक्ट टू z, और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा dx dy। मतलब पहला कदम क्या हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू z करने का। क्यों करने का भाई साहब? इसलिए करने का कि वो जो लिमिट होते हैं वो x और y के होने चाहिए। जब विथ रेस्पेक्ट टू z करोगे तो लिमिट x और y के होने चाहिए, जो यहाँ पर है। तो अभी हम विथ रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करते हैं। अभी 0 to 3 वैसी रहेगा, 0 to x ऐसी रहेगा। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा e रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4z। आप विथ रेस्पेक्ट टू z कर रहे हो, मतलब 2x कांस्टेंट हो गया, 3y कांस्टेंट हो गया, और 4z। और हमको पता है e रेज टू ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू ax अपॉन a होता है। मतलब e रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4z का इंटीग्रेशन बनेगा e रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4z अपॉन 4, और यहाँ पर उसके लिमिट लिख लो 0 to x प्लस वाई, और बच गया dx और dy। फिर 0 to 3 वैसी रहेगा, 0 to x। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लेते हैं पहले, e रेज टू 2x प्लस 3y, और लिमिट कहाँ पर रखोगे? वहाँ पर रखोगे जहाँ पर z था। तो z के जगह पे x प्लस वाई अपॉन 4 है, तो 1/4 आउटसाइड निकाल लेते, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e रेज टू 2x प्लस 3y, और z के जगह पे हम क्या रखेंगे? 0, और आउटसाइड पे है dx और dy। अभी बन जाएगा 0 to 3, 0 to x, 1/4 आउटसाइड। अभी ये बन जाएगा e रेज टू 2x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 4y माइनस e रेज टू 2x प्लस 3y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y। अभी आगे क्या करें? 0 to 3। अभी हम यहाँ पर बचा हुआ है dx और dy। तो आप पूछोगे सर हम dx करें या dy करें पहले? तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आप dy लेते हो तो चेक करिएगा लिमिट 0 to x है क्या, मतलब x के लिमिट होने चाहिए। जब विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो लिमिट x के होगा, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर 1/4 है, उसको आउटसाइड ले लो, और ऑलरेडी यहाँ पर 0 to x है, तो मैं ये सेलेक्ट करना चाहूँगा 0 to x e रेज टू 6x प्लस 7y माइनस e रेज टू 2x प्लस 3y, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ dy। क्यों किया मैंने dy सेलेक्ट? क्योंकि लिमिट 0 to x है। जब हम विथ रेस्पेक्ट टू y अगर होता है तो लिमिट 0 to x होने चाहिए, जो यहाँ पर है। अभी इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मेरा बोलने का मतलब था कि जब वहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो लिमिट x के होने चाहिए,
मतलब यहाँ पर 0 होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ भी x चलेगा, लेकिन x के टर्म अगर हो और विथ रेस्पेक्ट टू y हो तो करने में आसानी हो जाएगी। 1/4 0 to 3 वैसे ही रखा हमने। अभी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसका बन जाएगा e⁻6x + 7y अपॉन 7 माइनस e⁻2x + 3y अपॉन 3, और यहाँ पर लिमिट लिख लेते 0 to x। अभी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया है, अभी लिमिट अप्लाई करना बाकी है। 1/4 0 to 3, अभी लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to x वाला, मतलब y के प्लेस पे हम x रखेंगे अपॉन 7 माइनस e⁻6x 7 × 0 अपॉन 7, ये हो गया एक पार्ट, माइनस e⁻2x + 3x के y के प्लेस पे x रखा हमने अपॉन 3 माइनस e⁻2x 3 × 0 अपॉन 3। अभी लिमिट अप्लाई कर दिया हमने और विथ रेस्पेक्ट टू x करना बाकी है। अभी सबसे पहले हम सारे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 0 to 3 e⁻13x अपॉन 7 माइनस e⁻6 अपॉन 7 माइनस e⁻5x अपॉन 3 प्लस e⁻2x अपॉन 3 with respect to x। 1/4। Now we'll do integration for each and every part। e⁻13x upon 13 × 7। Now integration of second part, that is e⁻6x upon 6 × 7 minus e⁻5x upon 5 × 3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन हो चुका है विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी लिमिट लिख देते हो 0 to 3 1/4 e⁻13x अपॉन 91 माइनस e⁻6x अपॉन 42 माइनस e⁻5x अपॉन 15 प्लस e⁻2x अपॉन 6 0 to 3। लिमिट अप्लाई करना भी बाकी है। अभी अगला स्टेप क्या होगा, 1/4 वैसे ही रहेगा, e⁻13x अपॉन 91, और यहाँ पर लिमिट हो गया 0 to 3 माइनस 6x अपॉन e⁻6x अपॉन 42 0 to 3 माइनस e⁻5x अपॉन 15 0 to 3 प्लस e⁻2x अपॉन 6 0 to 3, और 1/4 ऑलरेडी कॉमन, तो 1/4। अभी एवरीवेयर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 13 × 3 माइनस e⁻0 अपॉन 91 माइनस e⁻6 × 3 माइनस e⁻0 अपॉन 42 माइनस e⁻15 माइनस e⁻0 अपॉन 15 प्लस e⁻6 माइनस e⁻0 अपॉन 6। अपॉन 6, तो ये बन जाएगा 1/4 e⁻39 माइनस 1/41 माइनस 1/4 e⁻18 माइनस 1 अपॉन 42 माइनस 1/4 e⁻15 माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1/4 e⁻6 माइनस 1 अपॉन 6। ये 41 नहीं 91 है, ये बन जाएगा e⁻39 माइनस 1 अपॉन 91 × 4 माइनस e⁻18 माइनस 1 अपॉन 4 × 42 माइनस e⁻15
माइनस 1/4 इंटू 15 प्लस e⁻6 माइनस 1/4 इंटू 6 e⁻39 माइनस 1 अपॉन 364 माइनस e⁻18 माइनस 1/168 e⁻15 माइनस 1/60 प्लस e⁻6 माइनस 1/24। तो ये बन गया आंसर। इसका था ये आंसर, ट्रिपल इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन क्या था ये? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 and 0 to x and 0 to x plus y e⁻2x plus 3y plus 4z with respect to dx, dy and dz। इसका आंसर ये बन चुका है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें प्लस सी नहीं लिखना है और प्रॉपरली ब्रैकेट भी लिखना है आपको। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें या विथ रेस्पेक्ट टू वाई या फिर विथ रेस्पेक्ट टू जेड करें। मतलब पहला इंटीग्रेशन कौन सा करें और क्या लिमिट अप्लाई करें, दूसरा इंटीग्रेशन कौन सा करें और तीसरी बार करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या करें, वो डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। मतलब x के लिमिट क्या हो गए? जो पहली बार जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वो, मतलब 8 to 9। 8 to 9 क्या हो गया? 8 to 9 जो हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया। अभी जो सेकंड इंटीग्रेशन है dy के लिमिट क्या हो जाएंगे? 6 to 5। ओके, और z के लिमिट क्या हो जाएंगे? z के लिमिट हो जाएंगे 2 to 3। मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि पहली बार इंटीग्रेशन कौन सा किया जाए और उसके बाद उसके लिमिट्स क्या हो। अगर समझो किसी कारण, किसी रीज़न से आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, जैसे कि आपको इंटीग्रेशन करना है f ऑफ x y z और यहाँ पर पहले आपने dy लिख दिया है, बाद में dx लिखा है, बाद में dz लिखा है। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वहाँ पर y के लिमिट क्या थे साहब? y के लिमिट थे 6 to 5। तो यहाँ पर पहले y के लिमिट 6 to 5 आ जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है? dx, और शुरुआत में जो गिवन प्रॉब्लम था उसमें x के लिमिट क्या थे? 8 to 9। तो 8 to 9 यहाँ पर आ जाएगा और z अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, तो z की चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले भी लास्ट में z था, अभी भी z था, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों के ऑर्डर चेंज हो गए। तो इस तरीके से अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज का ऑर्डर चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसके लिमिट भी चेंज करने चाहिए। ऑन जनरलाइजेशन, इफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज चेंज्ड देन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो उसके लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल, यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पर x के लिमिट है, और सेकंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y होने पे y के लिमिट है यहाँ पर, और थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू z है तो z के रिलेटेड लिमिट्स यहाँ पर है। अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तब क्या होगा? मेरा मतलब है, अगर समझो यहाँ पर dy और dx, मतलब आपने पहली पोजीशन पे क्या था? पहले dx था, सेकंड पोजीशन पे dy था, थर्ड पोजीशन पे dz था। लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद समझो फर्स्ट पोजीशन पे dz आया, तो यहाँ पर z के लिमिट आ जाएंगे
और सेकंड पोजीशन पे डी वाई आया है तो सेकंड पोजीशन पे y के लिमिट आ जाएंगे, और डी एक्स थर्ड पोजीशन पे आया है तो थर्ड पोजीशन पे x के लिमिट आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसके लिमिट भी चेंज करने चाहिए। इन जनरल जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 वेरिएबल x, y और z, ये तीनों में से एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल है, डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स, और दूसरा जो वेरिएबल होगा फॉर एग्जाम्पल y डिपेंड्स अपॉन 1 वेरिएबल, डिपेंड्स अपॉन 1 वेरिएबल, और जो थर्ड होगा वो नॉट डिपेंड अपॉन x, नॉट डिपेंड वो अपॉन y, वो अपना खुद का होगा, मतलब उसके लिमिट्स कांस्टेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल x डिपेंड अपॉन 2 वेरिएबल, दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ y कामा z, और वेरिएबल y डिपेंड अपॉन 1 वेरिएबल, दैट y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ z, और z के तो लिमिट कांस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल z1 एंड z2। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इंटीग्रेशन वो टर्म लेके हम जिसके अंदर जो 2 वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो पहले हम dx लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 आ जाएगा, x1 इज अ फंक्शन ऑफ yz, और x2 इज आल्सो द फंक्शन ऑफ yz। तो ये पहला हो गया। उसके बाद जो है y आएगा, क्योंकि y डिपेंड्स अपॉन z, तो यहाँ पर dy आ जाएगा, और यहाँ पर जो है y1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z और y2 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z। उसके बाद आएगा dz, और dz के तो लिमिट्स कांस्टेंट हो जाएंगे, z1 एंड z2। इस तरीके से आउट ऑफ द 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल डिपेंड अपॉन द 2 फंक्शंस, another variable depend upon 1 function, and the third one is a constant. It has the constant limits, lower and upper limits are constant. तो इस तरीके से हम उनके ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में मैंने लिया है x1 इज अ फंक्शन ऑफ yz and x2 is a function of yz, that is x1 is equal to phi of yz and x2 is equal to phi 2 of yz, and z is a function of y, so z1 is equal to psi of 1 y and z2 is equal to psi 2 of y, z1 is equal to psi 1 of y and z2 is equal to psi 2 of y, and y1 is equal to c and y2 is equal to d। अभी इस केस में हम इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v एंड f ऑफ x y z। अभी पहले क्या लोगे आप? पहले वो टर्म लोगे जो डिपेंड अपॉन द 2 फंक्शन है, दैट इज x, तो पहले dx ले लो। उसके बाद वैसा फंक्शन लोगे जो डिपेंड अपॉन 1 वेरिएबल है, दैट इज dz, और उसके बाद ऐसा लोगे जिसके लिमिट्स कांस्टेंट है, दैट इज dy। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर लेना है। एग्जाम्पल 2 में देखिए y1 इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड z, मतलब y1 को कैसे लिखेंगे हम? phi 1 ऑफ xz, और y2 को लिखेंगे phi 2 ऑफ xz, और उसके बाद x इज अ फंक्शन ऑफ z, तो x1 इज इक्वल टू psi 1 ऑफ z and x2 is equal to psi 2 of z, और z1 and z2 constant with the limit c and d। अभी इसको कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन f of x, y, z। पहले क्या लोगे आप? पहले वो फंक्शन लोगे जो 2 वेरिएबल डिपेंडेंट है, दैट इज y, तो पहले dy आएगा। उसके बाद क्या लोगे? जो 1 वेरिएबल डिपेंडेंट है, दैट इज x, तो dx, और जिसके लिमिट्स कांस्टेंट है, दैट इज z, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ में dz आ जाएगा। इस तरीके से
डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल डिपेंडेंसी ऑफ अ गिवन फंक्शन, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहला कौन सा होना चाहिए, सेकंड इंटीग्रेशन किसका होना चाहिए, थर्ड इंटीग्रेशन किसका होना चाहिए। इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 को वापस आते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या था साहब, 3 बार इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर f ऑफ x y z और यहाँ पर dx dz और dy। तो उनके लिमिट क्या हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगे x1 इक्वल्स टू phi1 ऑफ yz और x2 इक्वल्स टू phi2 ऑफ yz। उसके बाद z के लिमिट हो जाएंगे z1 इक्वल्स टू psi1 ऑफ y और z2 इक्वल्स टू psi2 ऑफ y। उसके बाद हो जाएगा y1 इक्वल्स टू c एंड y2 इक्वल्स टू d। इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स को डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखेंगे एग्जाम्पल 2 में हम कैसे लिमिट लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल 2 में जो हमने y1 इक्वल्स टू phi1 ऑफ xz लिया था और x1 इक्वल्स टू psi1 ऑफ z लिया था और z1 एंड z2 कांस्टेंट थे, तो इसका आंसर बनेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन और f ऑफ x कामा y कामा z dy के लिमिट क्या थे, y1, दैट इज द y1 इक्वल्स टू phi1 ऑफ xz और y2 इक्वल्स टू phi2 ऑफ xz। अभी उसके बाद था dx, मतलब x के लिमिट आएंगे, दैट इज psi1 ऑफ z और psi2 ऑफ z। उसके बाद आ जाएगी लिमिट z के, दैट इज c1, दैट इज z1 इक्वल्स टू c एंड z2 इक्वल्स टू d। इस तरीके से अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से हम उनके लिमिट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। और लिमिट वैसे ही होना चाहिए, अगर लिमिट डालने में आपकी गलती हो जाती है तो पूरा आंसर भी रॉन्ग जा सकता है। तो आपने जैसे ही ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को ध्यान रखा है उतना ही ध्यान अपने लिमिट्स में भी रखना चाहिए। लिमिट्स चेंज नहीं करोगे तो आंसर रॉन्ग जाएगा भैया। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट्स दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स को भूलो मत वरना खतरे की घंटी बज जाएगी। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका दूसरा नाम, इसका मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक काम करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और 2 डायमेंशनल पॉइंट P ले लेते हैं। एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x कामा y। अब एक काम करते हैं, ओरिजिन से इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस OP को R बोलते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन OP ने जो एंगल बनाया है उसको थीटा बोलते हैं। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x कामा y न लिखते हुए अगर हम r कामा थीटा लिखेंगे, मतलब पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस और लाइन OP का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उसको थीटा बोलते हैं, थीटा इन रेडियंस। तो इस तरीके से पी आर कामा थीटा बन गया और पी आर कामा थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे हम, और एक्स कामा वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, and consider a point P x comma y. Now we'll join O and P। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने OP का ज्वाइन किया था और उसके हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, r कामा थीटा, मतलब ये डिस्टेंस हो गया r और ये एंगल बन गया थीटा। तो अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, P r comma theta। Now we draw the projections from point P on x axis and y axis, and ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको x बोलेंगे और ये जो डिस्टेंस बनेगा y बोलेंगे। अभी समझो वाई जेड प्लेन में मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ P डैश। तो अभी P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए पॉइंट P से मैं क्या करूँगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा वाई जेड प्लेन में। तब P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो उसके लिए P डैश डिस्टेंस P डैश इक्वल्स टू जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम व्हाट, एक्स वाई प्लेन, फ्रॉम पॉइंट P। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, मतलब ये हो गया जेड। अभी उसके बाद P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है r कामा थीटा और एक नया कोऑर्डिनेट उसको ज्वाइन हो जाएगा दैट इज जेड। तो P r कामा थीटा कामा जेड। हाँ, अभी हमारे पास एक प्लेन तैयार हो गया O P डैश और A। मैंने क्या किया, P डैश से A पे जेड एक्सिस पे मैंने एक प्रोजेक्शन डाल दिया। डालने के बाद मेरे पास एक प्लेन तैयार हो गया। प्लेन का मतलब समझो कि अपने नोटबुक का जो कार्डबोर्ड होता है वैसा कोई कार्डबोर्ड, वो प्लेन हो जाएगा। अभी तो ये प्लेन को रोटेट करते हैं, मतलब वी विल रोटेट द प्लेन about OZ, that means OZ is the axis of rotation and the plane is rotating about the axis of rotation OZ. So let us see what type of shape will develop when the plane is rotating. Before this, let us see the animation how the plane is rotating about Z axis. मैंने डायग्राम में बताया है, जो मैंने प्लेन बनाया था वो प्लेन, that plane is rotating about Z axis। तो प्लेन रोटेशन होने पे कैसे फील होता है, हमारे माइंड में उसको फील कैसे करना है वो बताने के लिए मैंने ये एनिमेशन आपको बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि when the plane is rotating about Z axis, the bottom and the top both develop a shape that is a circular shape। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लेन इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, देन द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज नथिंग बट अ सिलेंडर। इसका मतलब जब कोई भी प्लेन इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, जो शेप डेवलप होगा वो एक सिलेंडर का शेप डेवलप होगा। नाउ लेट अस कंप्लीट द सिलेंडर। सिलेंडर का डायग्राम हम कंप्लीट करेंगे।
ये बन गया सिलेंडर। और यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है। तो हम अगर हमको आर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी जो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है उसको हम रीड्रॉ करेंगे। ये एक्स वैल्यू, ये वाई वैल्यू और ये थीटा, और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है उसको रो बोलेंगे हम। तो कॉस थीटा बन जाएगा एक्स अपॉन रो इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू रो कॉस थीटा, और साइन थीटा बन जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन रो इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू रो साइन थीटा। इस डायग्राम से tan थीटा बन जाएगा y अपॉन एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वो देखेंगे। x इक्वल्स टू रो कॉस थीटा, y इक्वल्स टू रो साइन थीटा, एंड z इक्वल्स टू z, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, एंड रो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन x इक्वल्स टू रो कॉस थीटा, y इक्वल्स टू रो साइन थीटा, एंड z इक्वल्स टू z, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, एंड रो वैल्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक बात करने जैसी, एक नोटिस करने जैसी बात है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो डिस्टेंसेस है और वन एंगल है। आई रिपीट, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देर आर द टू डिस्टेंसेस एंड वन एंगल। नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पहले क्या सीखा हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अभी हम सीखने जा रहे हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो पॉइंट P डैश था उसको हम ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल फाई लेंगे हम। मतलब ये जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये था, ये ना लेते हुए अभी यहाँ पर हम एंगल लेंगे, और एंगल कौन सा, आर तो रहेगा वैसे ही, और थीटा रहेगा। जेड के जगह पे हमारे पास एक नया एंगल आ जाएगा, दैट इज फाई। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ, आर कामा थीटा कामा फाई। तो यहाँ पर टू एंगल्स एंड वन डिस्टेंस, और सिलिंड्रिकल में क्या था, टू डिस्टेंसेस वन एंगल। क्लियरली लिख देता हूं, सिलिंड्रिकल में क्या था, सिलिंड्रिकल में था टू डिस्टेंसेस एंड वन एंगल। और स्पेरिकल में क्या हो जाएगा, स्पेरिकल में हो जाएगा टू एंगल्स एंड वन डिस्टेंस। ये याद रखना, मतलब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, वरना ऐसा ना हो एग्जाम में स्पेरिकल पूछा गया हो और आपने सिलिंड्रिकल करके आया हो, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर डिस्टिंक्शन बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, स्पेरिकल में टू एंगल्स एंड वन डिस्टेंस होगा, और सिलिंड्रिकल में टू डिस्टेंसेस एंड वन एंगल होगा। अभी हम कार्टेशियन और
सिलिंड्रिकल में रिलेशन तो जान चुके हैं, अभी हम कार्टेशियन और स्पेरिकल का रिलेशन भी यहां पर पता करेंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का रिलेशन क्या है वो आपको बता देता हूं। x इक्वल्स टू r साइन फाई एंड कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन फाई साइन थीटा एंड z equals to r cos phi, where r equals to x square plus y square plus z square, and cos phi equals to z upon r implies phi equals to cos inverse of z upon r। इससे हम phi का एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं। So these are the relation between Cartesian and spherical coordinate system. अभी समझो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई जेड, जिसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स अगेन डिपेंड अपॉन यू वी डब्ल्यू, वाई अगेन डिपेंड्स अपॉन यू वी डब्ल्यू एंड जेड अगेन इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। एंड हाउ विल यू डू द इंटीग्रेशन? तो इसका स्टेप 1 बन जाएगा, हम पहले इसका जैकोबियन निकाल लेते। जैकोबियन जे इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू partial derivative of that is with respect to u v w. This is equals to dou z by dou u, dou z by dou v and dou z by dou w। तब इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r f of u v w Jacobian and with respect to u v w। इस तरीके से क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड दिया हुआ है और एक्स वाई जेड डिपेंड अपॉन यू वी डब्ल्यू, दैट मीन्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, वाई इज अगेन फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन हम, ये जो मैंने फार्मूला अभी लिखा है वो फार्मूले से ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ज़्यादा बेटर हमको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है। इवॉल्यूएट 0 to 3, 0 to 2, x equals to y by 3, x equals to y by 3 plus 1 and given function is 2x minus y upon 3 plus z by 3 with respect to x, y, z. It is a triple integration. Applying the transformation, u equals to 3x minus y upon 3, v equals to y by 3 and w equals to z by 3. चलो अभी इसको करते। बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टेप्स अगर सही से फॉलो करोगे तो बहुत इजी जाएगा आपको। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी पेपर और पेन ले लें और मेरे साथ करें धीरे धीरे, और वीडियो को पास करें फिर 2 स्टेप करें। इस तरीके से करोगे तो जरूर समझेगा। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? एक्सप्रेसिंग एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। जैसे कि u इक्वल्स टू क्या दिया उन्होंने, 3x माइनस वाई दिया हुआ है अपॉन 3, तो इसको लिख लेते 3u इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। और v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, y अपॉन 3 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू
3v और w इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, z/3, तो 3w इक्वल्स टू z। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। मैंने अपना कैमरा बंद करके रखा है क्योंकि उसकी फोकस की जो लाइट होती है आंखों पे आती है तो थोड़ा सा अनईजी होता है। तो आई एम देयर बिहाइंड यू, डोंट वरी। ओके, अभी इक्वेशन 2 में क्या है, y इक्वल्स टू 3v है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 3v ला के रख दूंगा और इससे बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 3u प्लस 3v, 3x इक्वल्स टू 3 कॉमन u प्लस v, 3 कट डाउन, देयरफॉर x इक्वल्स टू u प्लस v। लेट अस कॉल इट एज अ इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 2 तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ v है, वहां पर u और v नहीं है, तो हम क्या करें भैया, हमें सिर्फ y को इन टर्म्स ऑफ u v w एक्सप्रेस करना है। लेकिन इक्वेशन 2 में u और w नहीं है, ओनली v है, तो जो है उस पर खुश हो जाओ ना। u और w नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं उसका। अभी उसके बाद 3w इक्वल्स टू z, इसको थोड़ा सा लिख लेते, z इज इक्वल टू 3w। तो स्टेप नंबर 1, इस टाइप के प्रॉब्लम में स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एक्सप्रेसिंग XYZ इन टर्म्स ऑफ UVW। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेप 1। अभी स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ XYZ विथ रेस्पेक्ट टू UVW, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, dou x by dou u, dou x by dou v, dou x by with respect to w, and dou y upon dou u, dou y upon dou v, and dou y upon dou w, and dou z upon dou u, and dou z upon dou v, एंड dou z upon dou w। कुछ लोग इसको डाबा भी बोलते हैं, लेकिन मुझे डो बोलने की आदत पड़ गई है तो मैं डो बोलता हूँ, डाबा नहीं बोलता हूँ मैं। तो dou z upon dou u, आपको डाबा बोलना आप बोलिए, मुझे डो अच्छा लगता है इसलिए मैं डो बोलता हूँ। अभी इस फार्मूले में रखेंगे, पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ से। dou x बाई dou u क्या हो जाएगा, 1, और dou x बाई dou v क्या हो जाएगा, 1, और dou x अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू w क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से यहाँ पर dou y अपॉन dou u इक्वल्स टू 0, एंड dou y अपॉन dou v इक्वल्स टू 3, एंड dou y अपॉन dou w इक्वल्स टू 0। और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा dou z upon dou u इक्वल्स टू 0, एंड dou z upon dou v इक्वल्स टू 0, और dou z upon dou w इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो गई है। अभी इनको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो 1 1 0 और 0 3 0 एंड 0 0 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 9, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल गोइंग फॉर द स्टेप 3। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में यहाँ पर तो फंक्शन बदलेगा, वो क्या होगा वो बाद में बताता हूँ मैं। पहले यहाँ पर du आ जाएगा, dv आ जाएगा, dw आ जाएगा। मतलब dx dy dz चले जाएगा, उसके प्लेस पे du dv और dw आ जाएगा।
जैसे ही यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू u, विथ रेस्पेक्ट टू v और विथ रेस्पेक्ट टू w आ जाएगा, यहाँ के एक्स वाई जेड के लिमिट भी बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर u के लिमिट आ जाएंगे, यहाँ पर v के लिमिट आ जाएंगे और यहाँ पर w के लोअर और अपर लिमिट्स आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि एक्स वाई जेड से लेकर u v w में लिमिट्स कैसे चेंज करने का। तो हम यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हुए, उनको क्या हो गया, u v और w दिए हुए, इनको यूज करेंगे और हम ये जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड उसको इन टर्म्स ऑफ u v w में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। u इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई अपन 3 दिया हुआ है और v इक्वल्स टू y अपन 3 दिया हुआ है और w इक्वल्स टू z/3 दिया हुआ है। अभी u को हम कैसे लिख पाएंगे, 3x अपन 3 माइनस y अपन 3, u इक्वल्स टू x माइनस y अपन 3। अभी इस लिमिट को बदलने के लिए पुराना x का लोअर लिमिट क्या था, y अपन 3, y अपन 3 वॉज द लोअर लिमिट x इक्वल्स टू y/3। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट निकालने के लिए x को रिप्लेस करेंगे। तो x के जगह पे क्या आ गया, y/3, y/3 0, मतलब u का लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। अभी अपर लिमिट निकालते हैं, यूपी, तो x माइनस y/3। तो देखो पुराना x का अपर लिमिट क्या है, y/3 प्लस 1, तो यहाँ पर y/3 प्लस 1 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1, मतलब अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया 1। मतलब अभी ये लिमिट चले जाएगा और उसके जगह पे जब यहाँ पर du होगा, dx कट हो जाएगा, वहाँ पर du आ जाएगा अगले स्टेप में। अगले स्टेप का बता रहा हूँ मैं, अगले स्टेप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। dx चले जाएगा, वहाँ पर du आएगा और ये x इक्वल्स टू y/3 चले जाएगा और वहाँ पर आएगा u इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट ये भी चले जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हमने लिमिट्स बदल रहा हूँ मैं, अभी x के लिमिट बदल चुका हूँ, अभी जो v के लिमिट है, u के लिमिट बदल चुका हूँ मैं और अभी v का लिमिट पता करने वाला हूँ। वो कैसे करना है, लेट अस सी। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू y/3 दिया हुआ है, v इक्वल्स टू y/3। तो y का लोअर लिमिट क्या था, पहले यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर 0 ला के रख देंगे इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट क्या था 2, तो यहाँ पर 2 ला के रख देंगे। तो अभी जब यहाँ पर dv आ जाएगा तो यहाँ के लिमिट चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगा 0 और अपर लिमिट बन जाएगा 2/3। उसके बाद w इक्वल्स टू z/3। तो पुराना z का लिमिट क्या था साहब, z का लिमिट 0 था, तो 0/3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद पुराना जो z का लिमिट था 3, तो यहाँ पर 3 ला के रख दिया, 3/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जब यहाँ पर dw आ जाएगा तो ये लिमिट बन जाएगा 0 to 1, ये 3 भी चले जाएगा, उसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो दिस आर द न्यू लिमिट्स फॉर u v w। इसको मैं बेटर वे से नीचे लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो पुराने लिमिट चले जाएंगे और उसके जगह पे नए लिमिट आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको बोलेंगे f ऑफ x y z। तभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है टू कन्वर्ट f ऑफ x y z इनटू f ऑफ u v w।
उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज निकाल के रखी है, यहाँ पर x इक्वल्स टू u प्लस वी, वाई इक्वल्स टू 3v एंड z इक्वल्स टू 3w, इसको यूज कर मैं f ऑफ u v w इसको फाइंड आउट करने वाला हूँ. सो द नेक्स्ट स्टेप इज f ऑफ x y z. क्या हुआ साहब, 2x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस जेड बाई 3. और हमने जो वैल्यू निकाल के रखी है वो क्या है, x इक्वल्स टू u प्लस वी एंड y इक्वल्स टू 3v एंड z इक्वल्स टू 3w. तो अभी f ऑफ u v w इक्वल्स टू x के प्लेस पे क्या रखोगे, u प्लस वी, y के प्लेस पे 3v अपॉन 3, z के प्लेस पे 3w अपॉन 3. इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2u प्लस 2v माइनस 3v प्लस 3w अपॉन 3 इक्वल्स टू 2u माइनस v प्लस 3w अपॉन 3. तो हमें क्या मिल गया अभी, f ऑफ u v w इक्वल्स टू 2u माइनस v प्लस 3w अपॉन 3. अभी हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर आर f ऑफ u v w जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू u v एंड w. और यहाँ पर u के लिमिट आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, और v के लिमिट्स और w के लिमिट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे. तो अभी हम सारी वैल्यूज अलग अलग से निकालिए. अभी सारी वैल्यू से यहाँ लाके फिटिंग करते हैं, और उसके बाद बचा रहेगा इंटीग्रेशन. देयरफॉर अभी यहाँ पर 0 to 3, 0 to 2, x इक्वल्स टू y अपॉन 3, x इक्वल्स टू y अपॉन 3 प्लस 1, 2x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस z अपॉन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y एंड विथ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. यहाँ पर f ऑफ u v w आ जाएगा, यहाँ पर जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, और यहाँ पर बन जाएगा du dv और dw इक्वल्स टू u के लिमिट्स क्या थे, 0 to 1, और v के लिमिट्स 0 to 2/3 एंड w लिमिट्स वर 0 to 1, and f of u v w was equals to 2u minus v plus 3w upon 3, and the value of Jacobian transformation was 9, and here is a du, dv and dw. Now 9 will be taken outside, 0 to 1, 0 to 2/3 and 0 to 1, 2u minus v plus 3w upon 3 with respect to u, with respect to v and with respect to w. ये बन जाएगा 9 upon 3, 0 to 1, 0 to 2/3, 0 to 1, 2u minus v plus 3w with respect to u, with respect to v and with respect to w. तो ये बन जाएगा 3 and 0 to 1 and 0 to 2/3, 0 to 1, 2u minus v plus 3w with respect to u and outside dv and dw equals to 3, 0 to 1, 0 to 2/3,
हियर विथ रेस्पेक्ट टू u हम कर रहे हैं, तो 2u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस vu प्लस 3wu एंड 0 to 1 dv और dw बचा हुआ है 3 0 to 1 0 to 2/3 वैसे ही रहेगा, ये 2 कट। अभी अपर लिमिट यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मैंने डायरेक्ट डाल दिया, और यहाँ पर 1 माइनस 0 और यहाँ पर 3w 1 माइनस 0 और dv dw, तो इक्वल्स टू 3 0 to 1 0 to 2/3, here is a 1 minus v plus 3w, now dv dw is left। अभी विथ रेस्पेक्ट टू b करेंगे इंटीग्रेशन, 3 0 to 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर v और यहाँ पर v स्क्वायर बाई 2 और 3w और 0 to 2/3, अभी dw बचा रहेगा। पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर लेते, 3 0 to 1 2/3 माइनस 2/3 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3w 2/3 माइनस 0 मतलब 2/3 होगा। इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू w इज लेफ्ट। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 0 to 1 ये 2/3 माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 1/2, 3 और 3 कट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2w विथ रेस्पेक्ट टू w। 3 0 to 1 ये 2/3, ये 2 और 2 कट हो गया, माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 2w विथ रेस्पेक्ट टू w। अभी विथ रेस्पेक्ट टू w का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 अपॉन 3w माइनस 2 अपॉन 9w एंड 2w स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1, तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 3 एंड 2/3, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है तो आंसर वही आ जाएगा, 1 माइनस 0 2/9 1 माइनस 0 एंड 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3 ये 2/3 माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 1, तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 9 अपॉन 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 13 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा इक्वल्स टू 13 अपॉन 3। Therefore, under given transformation, the answer of this question equals to 13 upon 3.